नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं ईवीएस के मॉडल पेपर की, जो कि दोस्तों आपका 4 नंबर का मॉडल पेपर होने वाला है आज। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपके लिए 3 मॉडल पेपर ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। सभी को क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपकी एमपीटेड वर्ग 3 की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चलती रहे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर, मैकडूगल, मेलवी या डगलस? तो दोस्तों यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये दिया गया है आपका मैकडूगल के द्वारा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, या वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं जाते। तो दोस्तों शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। क्या होती है? उनमें आत्मविश्वास की कमी होने के कारण भी अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आगमन विधि है एक मनोवैज्ञानिक विधि, इसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है, यह एक आरोही प्रक्रिया है, यह एक अवरोही प्रक्रिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगमन विधि से आपको आगमन और निगमन विधि से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन है आपका कि आगमन विधि है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की यह एक आरोही प्रक्रिया है। याद रखना है आपको, आगमन विधि जो है वो आरोही प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है सहयोग देने का और लेने का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, नए विचारों और मौलिकता का, या निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो दोस्तों आपके विचार से शिक्षकों या सभी के विचार से जो शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो कौन सा होता है? निष्पक्ष निर्णय लेने का। किसका? निष्पक्ष निर्णय लेने का जो गुण है वो शिक्षकों में महत्वपूर्ण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षित स्वरूप धारण किया। आपको बताना है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित स्वरूप धारण किया 1910 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान ने जो निश्चित स्वरूप धारण किया था वो कब किया था? सन 1920 ईस्वी। कब किया था? सन 1920 ईस्वी में निश्चित स्वरूप धारण किया था शिक्षा मनोविज्ञान ने। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हों, धर्मनिरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास करते हों, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी न हो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हो। जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हों, ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? आपको बताना है दोस्तों कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वो गलत है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, या इसमें समय एवं शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो दोस्तों संश्लेषण विधि के संदर्भ में जो तथ्य आपका गलत हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि यह विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। यह कथन आपका गलत होगा। बाकी यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह एक रटने की विधि है, और इसमें शक्ति एवं समय दोनों कम लगते हैं। ये तीनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे। यह विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, यह कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक के लिए कितना समय उपलब्ध होगा, कितना कार्य कक्षा में दिया जाना है, अन्य सब आधारों पर वितरित किया जाए, इसके लिए जानकारी आवश्यक है। अवधि या समय की, केवल अवधि की, केवल समय की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसकी जानकारी आवश्यक है? इसमें समय या अवधि की जानकारी जो है वो आवश्यक होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवधि या समय की। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं अरस्तु, पोम्पोनॉजी, विलियम जेम्स या वुडवर्थ? तो दोस्तों जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है वो हैं आपके विलियम जेम्स। और दोस्तों यहीं पर पूछा जाता है आपको कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान
मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? तो आपका आंसर आ जाता पोम्पोनोजी। पर यहाँ पूछा गया है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं तो विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? अब आपको बताना है दोस्तों कि विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ चला जाता है, यह अनियमित है, इस विधि में समस्या का हल खोजा जाता है, या यह एक रटने की विधि है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो विश्लेषण विधि के संदर्भ में गलत कथन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि यह रटने की विधि है। यह कथन पूर्ण तरीके से विश्लेषण विधि के संदर्भ में गलत है। बाकी ए, बी, सी और तीनों ही कथन सत्य हैं विश्लेषण विधि के संदर्भ में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण में अध्येता में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है ज्ञान, अभिवृत्ति, अवबोध या कौशल। तो दोस्तों वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण में अध्येता में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वो क्या है? वो है आपका कौशल। किसका विकास हुआ है? कौशल का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है बालक की शिक्षा में रुचि जागृत करना, बालकों को अभिप्रेरणा देना, बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख कार्य होता है वो बालक की शिक्षा में रुचि को जागृत करना भी होता है, बालक को अभिप्रेरणा भी देना होता है, और बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करना भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, बालकों में निरर्थक बहस की आदत डालती है, स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं देती, या जनतंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि के संदर्भ में जो कथन आपका सही हो जाएगा वो है कि प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि जो होती है वो अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी करना नहीं पड़ता है, इसलिए यह अच्छी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी या चतुर? तो दोस्तों अध्यापक जो है वो समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? त्यागमयी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? त्यागमयी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बतलाए हैं 9, 15, 11 या फिर 5? तो दोस्तों कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बतलाए हैं? वो बतलाए हैं दोस्तों उसने 9 उद्देश्य। कितने बताए हैं? 9 उद्देश्य बतलाए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये ऐसे साधन हैं जिनमें बालकों की दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है। सभी को पता है दोस्तों कि जिनमें बालकों की दृश्य और श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होगा वो कौन से साधन कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके दृश्य एवं श्रव्य साधन। दृश्य एवं श्रव्य साधन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या चेतना का विज्ञान? सभी को पता है दोस्तों कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण, सामने लाना, नेतृत्व देना या ये सभी? तो दोस्तों शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नेतृत्व देना। क्या होता है दोस्तों? नेतृत्व देना होता है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासनहीन छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण? तो दोस्तों जो बालक अनुशासन होते हैं या जो छात्र अनुशासनहीन होते हैं उनके साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए। विनम्र व्यवहार होना चाहिए किंतु दृढ़ तरीके से होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विनम्र किंतु दृढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सकें कहलाते हैं श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वे साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सकें वो कौन से साधन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों आपके श्रव्य साधन। कौन से साधन कहलाते हैं? श्रव्य साधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अपने विद्यार्थियों से गहरा तालमेल बनाने के लिए आपको उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनके साथ खुलेपन का व्यवहार करना चाहिए, संप्रेषण में सक्षम होना चाहिए या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों अपने विद्यार्थियों से गहरा तालमेल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? वो है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। उनका मार्गदर्शन भी कराना चाहिए,
उनके साथ खुलेपन का व्यवहार भी करना चाहिए और संप्रेषण में सक्षम भी होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली है अभिवृत्ति के शिक्षण में, अवधारणा तथा तथ्य के शिक्षण में, परस्पर संबंध के शिक्षण में या हुनर के शिक्षण में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मौखिक मार्गदर्शन जो है वो सबसे कम प्रभावशाली किस शिक्षण में है। तो ये है दोस्तों आपका हुनर के शिक्षण में। याद रखिएगा, जो मौखिक मार्गदर्शन होता है वो हुनर के शिक्षण में सबसे कम प्रभावशाली होता है। बाकी अभिवृत्ति के शिक्षण में, अवधारणा तथा तथ्य के शिक्षण में तथा परस्पर संबंध के शिक्षण में ये बहुत ही अधिक प्रभावशाली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि है। आपको बताना दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि कौन सी है। बहिर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि होती है वो होती है आपकी बहिर्दर्शन विधि। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बहिर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यह कथन दिया गया है आपके स्टैनले हॉल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, स्टैनले हॉल के द्वारा यह कथन आपका दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, आर्थिक पक्ष को, शैक्षिक पक्ष को या इन सभी को। तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में महत्व देना चाहिए वो देना चाहिए समन्वय को। किसको देना चाहिए दोस्तों, समन्वय को महत्व देना चाहिए प्रारंभिक स्तर में शिक्षा को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है बच्चों में, वृद्धों में, युवकों में या इन सभी में। तो दोस्तों अंतर्दर्शन की जो अधिकता पाई जाती है वो पाई जाती है वृद्धों में। किसमें पाई जाती है, वृद्धों में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है मूल प्रवृत्तियां, संवेग, आदतें या भय। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है आपका वो है भय। बाकी मूल प्रवृत्तियां, संवेग और आदतें ये तीनों ही आपके अच्छे चरित्र के निर्माण करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। जो भय होता है वो अच्छे चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक कारक या निर्माण करने वाला कारक के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता को मापा जा सकता है उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं द्वारा, उपलब्ध जनशक्ति, अध्यापक तथा प्रधानाचार्य से, छात्रों की शैक्षिक प्रगति के माध्यम से, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों किसी भी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो ए, बी और सी ये तीनों के द्वारा ही मापा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है शिक्षा की, मनोविज्ञान की, संख्या शास्त्र की या मानव शास्त्र की। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किसकी एक शाखा है, वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो विज्ञान व कला दोनों ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। दोस्तों ये हो गए आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों पर्यावरण के आज के मोस्ट एमपी 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, और पर्यावरण का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से ए, बी, सी, डी में से कौन सा जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। दोस्तों जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। ये आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं। दुर्लभ जाति, भयग्रस्त जाति, विलुप्त जाति या सुभेद्य जाति। तो इसे कौन सी जाति कहा जाता है, इसे कहा जाता है सुभेद्य जाति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा सुभेद्य जाति। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्म सबसे लंबा होता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि कौन सा वर्म जो है वो सबसे लंबा होता है। रिंग वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म या केचुआ। तो दोस्तों कौन सा वर्म है जो सबसे लंबा होता है, वो होता है आपका टेप वर्म। कौन सा वर्म होता है दोस्तों, टेप वर्म जो है वो सबसे लंबा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
सुंदरवन कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि सुंदरवन कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड या केरल? तो दोस्तों जो सुंदरवन स्थित हैं वो आपके पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल में मापा जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल में मापा जाता है। द्रव का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, पर्वतों की ऊंचाई या हवा का संवेग? तो दोस्तों सभी को पता है कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जीवोम का तात्पर्य है। आपको बताना है दोस्तों कि जीवोम क्या होते हैं या जीवोम का तात्पर्य क्या होता है। अंतरिक्ष में तारागण, वायुमंडल में जीव जंतु, धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिक तंत्र, या बने वनों का क्षेत्र। तो दोस्तों जीवों का जो तात्पर्य होता है या जीवों का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला परिस्थिति तंत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, या पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो दोस्तों पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह होता है कि जो पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए उन्हें अपनी गर्दन को हिलाकर ही इधर उधर देखना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है। मल्टी डाइवर्सिटी देश में, मेगा डाइवर्सिटी देश, मास डाइवर्सिटी देश या सुपर डाइवर्सिटी देश में? दोस्तों प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को रखा गया है मेगा डाइवर्सिटी देशों में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है सदाहरित, अल्पाइन, सवाना या पर्णपाती? दोस्तों जो पश्चिम घाट में पाई जाने वाली वनस्पति है निम्नलिखित में से वो कौन सी है? सदाहरित है। सदाहरित वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कृत्रिम पारितंत्र है। तालाब, खेत, झील या फिर वन? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आएगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खेत। कौन सा? खेत जो होता है वो कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बाघ मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों सभी को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बाघों को मारने से या शिकार से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरुआत की गई है, या इसका उद्देश्य शुरू किया गया है बाघ को शिकार से बचाने के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? दोस्तों वो कौन सी गैस है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? दोस्तों वायुमंडल में जो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है वो गैस कौन सी है सबसे हानिकारक? वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, ओजोन की परत कम हो रही है क्योंकि मोटर वाहनों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, औद्योगिक इकाइयाँ बहुत बन रही है, फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जंगलों की अत्यधिक कटाई हो रही है। तो दोस्तों ओजोन की जो परत है वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे ओजोन की परत जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा या ये सभी? तो दोस्तों भारत में जो व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं वो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा तीनों ही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? तो दोस्तों गुणवत्ता के आधार पर जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वो है आपका एंथ्रेसाइड। जिसे माना जाता है एंथ्रेसाइड को गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है,
आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस का प्रयोग अधिक सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक निकलते हैं। सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल से शक्तिशाली ईंधन है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा जो है वो कम प्रदूषक निकलते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण कम होता है। इसलिए सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों आपको बताना कि भूरे कोयले के नाम से किसे जाना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइड? तो दोस्तों लिग्नाइट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या है 27,000, 47,000, 37,000 या 57,000? दोस्तों भारत में विभिन्न जातियों की जो पौधों की संख्या है वो कितनी है? 47,000। कितनी दोस्तों? 47,000। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की परत में बड़े आकार का छिद्र, ओजोन की परत का पतला होना, ओजोन की परत में फैले हुए छोटे छोटे छिद्र या ओजोन की परत में ओजोन का सांद्रण अधिक होना। तो दोस्तों ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है कि ओजोन की जो परत है उसका पतला होना। ओजोन की परत जो है उसका पतला होना ही ओजोन छिद्र का अर्थ होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन या जीवाश्म ईंधनों का जलना? दोस्तों कार्बन चक्र में जो चरण शामिल नहीं होता है वह है वाष्प उत्सर्जन। बाकी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और जीवाश्म ईंधनों का जलना, ये तीनों ही आपके कार्बन चक्र में सम्मिलित होते हैं। वाष्प उत्सर्जन जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है। पर्यावरण की आधुनिक समस्या है ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक ऊष्मीकरण या ये सभी को? दोस्तों सभी को पता है कि आधुनिक जो पर्यावरण की जो आधुनिक समस्या है वो ओजोन परत का ह्रास भी है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी है और वैश्विक ऊष्मीकरण भी है। तो ये सभी आपके पर्यावरण की आधुनिक समस्या के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर? तो दोस्तों पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है उन्हें कहा जाता है पराग। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें पराग कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार देखा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? पानी के अणु, अल्कोहल के अणु, कोलाइडल के कण या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो टिंडल प्रभाव को शो करता है या दिखाता है वो यहाँ पे कोलाइडी कण या कोलाइडल के कण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का 10% नियम दिया था? न्यूटन ने, किंडेमैन ने, आइंस्टाइन ने या डार्विन ने? तो दोस्तों किसने दिया था पारिस्थितिक तंत्र के 10% का नियम? किंडेमैन ने दिया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूहे मारने की दवा है, चूहों को मारने की दवा आपको बताना दोस्तों कि कौन सी है, उसे किस नाम से भी जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक फास्फेट या जिंक कार्बोनेट? तो दोस्तों चूहों को मारने की जो दवा होती है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है? वो है दोस्तों जिंक फास्फेट। याद रखिएगा जिंक फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सूर्य सेल या सोलर सेल परिवर्तित करते हैं प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो दोस्तों जो सोलर सेल होते हैं वो परिवर्तित करते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि जो सोलर सेल होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से भूमि अधिक उपजाऊ होती है, अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अमोनियम सल्फेट जो
उर्वरक रहता है या जो फर्टिलाइज़र होता है उसका बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है, वो भूमि जो है वो अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? एसिडिक या अम्लीय हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय हो जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर की बीमारी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, पानी या कैल्शियम। दोस्तों जो क्वाशियोरकर की बीमारी निम्नलिखित में से जिसकी कमी के कारण होती है वो होती है आपकी प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव होता है 76 मिलीमीटर पारे के बराबर, 760 मिलीमीटर पारे के से कम, 760 मिली पारे से अधिक या 760 मिली पारे के बराबर। तो दोस्तों उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? 760 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उप अपचयन या ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन देता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपापचयन या ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।